कि आसाराम बापू के केस में लड़की ने 376 का आरोप लगाया ही नहीं है भैया, तो बलात्कारी कहां से हो गया आसाराम बापू? वो लड़की आरोप लगाती है कि 2003 में आसाराम बापू ने मेरे साथ बलात्कार किया। रिपोर्ट बताती है उसी आश्रम की, उसी महिला आश्रम की रिपोर्ट बताती है कि वही लड़की। सर ये ज्यादा ओपन हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं। सलमान खान जी जेल में गए, जेल में जब उनकी बापूजी से बात हुई तो बापूजी तो मतलब सलमान खान और बाबू एक ही मतलब जेल, एक ही बैरक में थे आसपास? जहाँ भी बातचीत हुई एक ही बैरक में थे, जहाँ भी बातचीत हुई उसी जेल में, जोधपुर जेल की बात है, उसी जेल में जब सलमान खान जी की बात हुई तो सलमान खान जी ने एज ए सिंपैथेटिक वे में बापूजी को बोला। सर थोड़ा सा आप और पर्टिकुलर होके बताइए कि आपको क्या लगता है कि कोई विदेशी फोर्सेस जो आपने ऐसे बताया इधर धर्मांतरण कराती हैं, तो आप कोई ऐसे पर्टिकुलर एनजीओ का नाम लेना चाहेंगे? तो हूँ मैं पर्टिकुलरली ये बोल सकता हूँ सो गाइस, मैं अभी हूँ उज्जैन में और यहाँ पे आया था मैं सांदीपनि आश्रम में विजिट करने के लिए। आश्रम से जस्ट ही लगे हुए यहाँ पे आसाराम बापू जी का आश्रम है। मैं बस आया था, मुझे गेट दिखा कि यहाँ पे कुछ अलग सा दिख रहा है, तो मैंने सोचा चलो अंदर जाके देखते हैं। अंदर आया तो मुझे संजय भार्गव जी मिले और इन्होंने मुझसे बोला कि एक कन्वर्सेशन करते हैं जहाँ पर कि ये कुछ फैक्ट्स अपना रखना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें रखना चाहते हैं जो शायद अभी तक मीडिया में नहीं आया, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया है। तो हम थोड़ा सा आसाराम बापू जी की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बारे में बात करूँगा मैं इनसे। देखो मुझे बहुत ज़्यादा इस केस के बारे में नहीं पता है, बस मुझे इतना पता था कि उन पे चार्जेस लगे थे और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो मैं एक बिल्कुल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से इनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ वैसा हो गया, मतलब आपको अगर कुछ मिस इंटरप्रिटेशन अगर आपने किया कन्वर्सेशन का, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मुझे इस केस के बारे में बिल्कुल भी जीरो आइडिया, मतलब 1% आइडिया है। तो बहुत ही संजय जी एक न्यूट्रल तरीके से हम बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है? जी जी बिल्कुल। क्या हुआ था स्टार्टिंग से बताइए एक बार। स्वागत है सौरभ जी आपका हमारे आश्रम में। थैंक यू। आसाराम बापूजी केस के विषय में जब से बापूजी के ऊपर आरोप लगा और बापूजी की गिरफ्तारी हुई, तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग नहीं जानते थे वो भी आसाराम बापूजी को जानने लगे जी। जब ये घटना 2013 की घटना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक लड़की जो आरोप लगाती है कि मेरे साथ छेड़खानी की गई, उस समय जो पुलिस कमिश्नर था वहाँ का, डीसीपी लांबा करके था राजस्थान का, वो स्वयं कह रहे हैं कि ये 376 का केस है ही नहीं। इसके बाद भी मीडिया ने क्या बोला? आसाराम बापू बलात्कारी, आसाराम बापू बलात्कारी। जब 376 का रिपोर्ट ही नहीं करा गया लड़की के द्वारा, तो बलात्कार कहाँ से हो गया? सबसे पहला प्रश्न छेड़खानी का प्रश्न था। लड़की कहती है कि मेरे को स्पर्श किया, ठीक है ना, लड़की ने रिपोर्ट लगाई। अच्छा, इसके बाद चलिए जाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट हुई। पुलिस में रिपोर्ट होने के बाद जब इनकी गिरफ्तारी हो गई, इसके बाद उनका मेडिकल चेकअप हुआ बापूजी का। मेडिकल चेकअप मैंने तो कराया नहीं, आपने तो कराया नहीं, पुलिस ने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बापूजी का जी मेडिकल कराया। मेडिकल रिपोर्ट क्या बोलती है? मेडिकल रिपोर्ट बोलती है कि लड़की पर कोई भी खरोंच का निशान नहीं है, लड़की का जो मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट नहीं हुआ है। लड़की, मतलब मेडिकल रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, मेडिकल रिपोर्ट ये बोल रही है। और आपको मतलब ये मैं फैक्ट दे भी सकता हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है हमारा मेडिकल रिपोर्ट, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं हुआ है और कोई भी हाइमन इंटैक्ट नहीं हुआ है। मेम्ब्रेन नहीं, हाइमन इंटैक्ट नहीं हुआ है। एक हाइमन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, क्या है, नहीं पता है। एक जो लड़की के जो कौमार्य होता है, कौमार्य अवस्था होती है लड़की की, एक झिल्ली होती है। अच्छा ओके, ठीक है। वेजाइनल एक वो होती है, तो वो एक मेडिकल भाषा में होता है कि वो हाइमन इंटैक्ट तभी होता है, ठीक है ना, अच्छा, जब वो उसके साथ कुछ इस प्रकार का होता है, तो वो स्पष्ट लिखा हुआ है। और दूसरा ये है कि वेजाइनल पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, ये भी मेडिकल रिपोर्ट लिख रही है। तो मैं आप ये समाज से पूछना चाहता हूँ और उस मीडिया जगत से भी पूछना चाहता हूँ कि आसाराम बापू बलात्कारी कैसे हो गए? सबसे पहली बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज मेरा सवाल है यहाँ पे जी। तो मतलब कुछ तो इंसिडेंट हुआ होगा, आपको क्या लगता है? कोई फ्रेम कर रहा है इसको या फिर कोई फोर्सेस हैं इसके पीछे जो कि इसको
मतलब उनको आसाराम बापूजी को डिफेम करने के लिए या फिर कुछ राइवलरी निकालने के लिए अपना? सबसे बड़ा बिल्कुल उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। उसका रीजन ये है कि आज हमारे भारत में धर्मांतरण करने वाली जो एजेंसियां हैं, जो कन्वर्जन एजेंसीज हैं, जो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म की ओर या अन्य धर्मों की ओर कन्वर्ट करा रही हैं हमारे हिंदू को, ठीक है ना, उसके खिलाफ बापूजी ने काम किया है। बापूजी ने हिंदुत्व को बचाने के लिए काम किया। बापूजी ने कन्वर्जन एजेंसियों को बैन करने का काम किया। तो वो कन्वर्जन जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा ही ये पूरा षड्यंत्र रचा गया कि जब ऐसे संत को ही अंदर डाल देंगे तो ये सारे सेवा कार्य उनके रुक जाएंगे। और सारे उनके सेवा कार्य रुकना ही उनका उद्देश्य था और उन्होंने वो करके दिखा दिया। अब मैं आपसे दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि 40 सालों से बापूजी इस समाज की सेवा कर रहे हैं। अगर कुछ आसाराम बापूजी में कुछ कमी होती, आज 1-2 हरिओम, आज 2 आश्रम 4 आश्रम बनाने में लोगों को पसीने आ जाते हैं। 450 आश्रम पूरे भारत में बापूजी के संचालित हो रहे हैं। और आज भी 11 साल से आसाराम बापूजी जेल में हैं, उसके बावजूद भी आप आश्रम की स्थिति देखिए, सारे आश्रमों की स्थिति। इसको कौन कंडक्ट कर रहा है? इसका मास्टरमाइंड कौन है? इसका मास्टरमाइंड कौन है? कोई नहीं भाई, रियलिटी है। और अगर आज आसाराम बापूजी में अगर कुछ खामी होती, कोई दोष होता, तो क्या ये ऐसे आश्रम आपको मिलते, देखने को मिलते? आज भी लोग आ रहे हैं, श्रद्धा से आ रहे हैं, आज भी देख रहे हैं आप, श्रद्धा से यहाँ आते हैं। ये हमारे बड़ बादशाह हैं, ये बड़ बादशाह की परिक्रमा करते हैं, अपनी मनौती मांग के जाते हैं और उनकी पूरी होती है तो आके श्रद्धा से शीश नवा के जाते हैं। हर पूर्णमासी को हर पूर्णमासी को यहाँ पर भंडारा होता है, गरीब लोगों को भोजन कराया जाता है, उनको वस्त्र वितरण किया जाता है, दीपावली पे उनको मिठाई वितरण की जाती है। भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ और अपने घर जाओ। ये भी हमारे सारे आश्रमों में ये सेवा कार्य चलते हैं। तो आज आसाराम बापूजी को फंसाने का यही कारण है कि जो समाज की जो सेवा हो रही है, जो हिंदुत्व की जो सेवा हो रही है, सनातन की जो सेवा हो रही है, उसको कैसे रोका जाए। तो आप लोगों ने फिर उसको कुछ मतलब काउंटर करने के लिए कुछ मेजर्स नहीं लिए? कुछ काउंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आज सारी न्याय व्यवस्था को हम देख ही रहे हैं। हम भारत की न्याय व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आज आसाराम बापूजी की वृद्धावस्था को देखते हुए, आज उनकी 86 रन कर रहे हैं आसाराम बापूजी, ठीक है ना, उनकी वृद्धावस्था को, उनके एज को देखते हुए या तो हमें फास्ट ट्रैक में उनका केस चलाना चाहिए। भाई आज सेशन कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि सेशन कोर्ट यदि किसी भी केस में किसी भी आरोपी को यदि दोषी सिद्ध कर देती है तो हाई कोर्ट उसको बरी भी करती है। ऐसे सैकड़ों केस आपने देखे सुने होंगे, ठीक है ना। तो एक सेशन कोर्ट ने ही बापूजी को आरोप किया है, हमने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया। अब 5 साल से हम चैलेंज कर रहे हैं और हमको सुना नहीं जा रहा है। हमको धीरे धीरे हमारी पेशियां बढ़ाई जा रही हैं, सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, पेशी पे पेशी हमको दी जा रही, तारीख दी जा रही है। तो अब इसके लिए हम क्या करें बताइए। हम अगर न्याय व्यवस्था पर उंगली उठाएंगे तो फिर आप लोग और समाज के लोग और मीडिया के लोग ये कहेंगे कि लो न्यायपालिका पर ही उंगली उठा रहे हैं। सर थोड़ा सा आप और पर्टिकुलर होकर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कोई विदेशी फोर्सेस जो आपने जैसे बताया इधर धर्मांतरण कराती हैं, तो आप कोई ऐसे पर्टिकुलर एनजीओ का नाम लेना चाहेंगे या फिर किसी पर्टिकुलर एंटिटी या फिर पर्टिकुलर एनजीओ का नाम तो मैं कैसे ले सकता हूं। मैं पर्टिकुलरली ये बोल सकता हूं कि आज आसाराम बापूजी ने हजारों लोगों को नशे से बचाया है, नशे के गर्त में जाने से बचाया है। तो जो ड्रग्स कंपनियां हैं, वो ड्रग्स कंपनियों का को भी कुछ फाइनेंशियली लॉस हुआ है उससे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है, सारे मीडिया जगत को पता है कि आसाराम बापू के करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स हैं, आज भी करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। तो मेरे को आप बताइए कि चलिए कई करोड़ नहीं, आप 2, 4, 5 करोड़ की बात ही कर लें। अगर 5 करोड़ लोग अगर किसी भी नशे की लत से एडिक्ट हो चुके हैं और अगर उनको वो नशे से मुक्त कराने के लिए बापूजी ने सत्संग सुनाया और बापूजी के सत्संग सुनने के बाद बापूजी से प्रभावित होकर लोगों ने उस नशे को छोड़ दिया, तो वो जो ड्रग्स कंपनियां हैं उनको उसका लॉस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसमें इन कंपनियों का भी हाथ हो सकता है, हो क्या सकता है ही।
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ड्रग्स कंपनियां जो भी हैं, अच्छा अच्छा। जी ठीक है ना सर। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई ठीक है, जब हमारा इतना नुकसान हो रहा है, हम 10-5 करोड़ खर्च करके इनके ऊपर झूठा आरोप लगा दें, इनको अंदर करवा दें, इनके सारे जो दैवी कार्य हैं, सारे सेवा, समाज की सेवा के कार्य हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। दूसरा, आसाराम बापू एक ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, वीर रक्षा की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य पालन की बात करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि बापूजी जब सत्संग किया करते थे, तो सत्संग करने के बाद देखिए, हमारे शरीर का जो सार है वो वीर्य है, ठीक है ना। तो वीर्य रक्षा, भाई इसका मतलब ये नहीं है भाई सृष्टि के संचालन के लिए हमें संतान उत्पत्ति करना है, उसके बाद फिर यदि हम काम सुख के लिए यदि उस चीज़ का उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। तो बापूजी हमेशा वीर रक्षा की बात करते हैं, संयम और सदाचार की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। तो इस प्रकार के जो, अब जैसे बापूजी वीर रक्षा की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, तो ऐसी कंपनियां जो इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है ना, अच्छा, तो उनको भी लॉस हुआ। तो मतलब आप लोग बिल्कुल श्योर हैं कि आप नाम नहीं लीजिए, हाँ। इनफैक्ट आप नाम नहीं लीजिए, बिल्कुल, बट आप लोग श्योर है, आप लोग को नाम भी पता है अंदर कि किस? बिल्कुल बिल्कुल 100% बता सकता हूँ कि इस प्रकार की जो कंपनियां हैं उनका भी हाथ है। अच्छा, धर्मांतरण कराने वाली कंपनियों का भी हाथ है, जो हमारे हिंदुओं को धर्मांतरित करा रही हैं। सैकड़ों हजारों ईसाई लोग जो हिंदू थे उनको ईसाई बना दिया गया था, कन्वर्जन कर दिया गया था। बापूजी को पता चला, बापूजी ने अपने लोगों को भेजा, उनको वापस हिंदू बनाया। ईसाई लोग क्या करते हैं, ईसाई लोग जाके आदिवासी क्षेत्रों में आप जाइए, वहाँ कर जाके देखिए आप, ईसाई लोग जाते हैं वहाँ पर नौकरी का लालच देके, पैसे का लालच देके, कपड़ों का लालच देके, खाने पीने की चीज़ का लालच देके, मकान का 1-2 कमरे बनवा दिए, ठीक है ना, इसका लालच देके कन्वर्ट कर लेते हैं, क्रॉस पहना देते हैं, ठीक है ना, और कन्वर्ट करवा लेते हैं। बापूजी को पता चला, बापूजी ने उनकी फिर वापस घर वापसी करवाई। तो इन लोगों का भी उसमें हाथ है। तो मतलब आपके हिसाब से पूरा कॉन्स्पिरेसी है, पूरी उनको फंसाने के लिए? 100% कॉन्स्पिरेसी। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एविडेंस नहीं, नो रेप केस, 0 FIR। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि आसाराम बापू के ऊपर 2 केस लगे हुए हैं। एक तो नाबालिग लड़की ने केस लगाया, ठीक है, नाबालिग लड़की वो नहीं है, उसके जो भी डॉक्यूमेंट हमने प्रस्तुत किए हैं वो बालिग हैं, लड़की बालिग है, लेकिन कोर्ट ने उसको नहीं पढ़ा। लड़की ने जो रिपोर्ट करी है वो 0 FIR करी है। लड़की ने 376 की रिपोर्ट नहीं करी है। इसके बाद भी मीडिया ने क्या बोला है कि आसाराम बापू बलात्कारी, जबकि 376 का रिपोर्ट ही लड़की ने नहीं किया है। और उस समय का जो DCP लांबा था वो भी कह रहा है कि आसाराम बापू के केस में लड़की ने 376 का आरोप लगाया ही नहीं है भैया, तो बलात्कारी कहां से हो गया आसाराम बापू। दूसरा केस एक लड़की ने आरोप लगाया, वो कहती है कि 2003 में मेरे साथ आसाराम बापू ने बलात्कार किया, ठीक है। अब समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप। वो लड़की आरोप लगाती है कि 2003 में आसाराम बापू ने मेरे साथ बलात्कार किया, और रिपोर्ट बताती है उसी आश्रम की, उसी महिला आश्रम की रिपोर्ट बताती है कि वही लड़की जिसके साथ, जो बताती है कि 2003 में हमारे साथ बलात्कार हुआ, वही लड़की 2004 में अपनी छोटी बहन को वहां एडमिशन दिलाती है। क्या यह संभव है? यह मैं समाज से पूछना चाहता हूं कि 2003 में जब उसके साथ इतनी बुरी घटना, बड़ी घटना हो गई, तो 2004 में वो अपनी छोटी बहन को उस आश्रम में क्यों लेके आई? और 2003 में उसके साथ रेप हुआ, वो बोलती है, और 2013 में वो क्यों रिपोर्ट कर रही है? 10 साल कहाँ थी वो? मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से समाज को। क्या ये संभव है नहीं। कि किसी लड़की के साथ 2003 में बलात्कार हुआ किसी आश्रम में, और वही लड़की अपनी छोटी बहन को उसी आश्रम में 2004 में एडमिट करवाती है? तो पॉसिबल है? आश्रम ने फिर क्यों एडमिट किया उनकी बहन को? ये 2013 में वो आरोप लगा रही है सर। अच्छा, ओके। 13 में, अच्छा, 3 वो कहती है कि 3 में हमारे साथ रेप हुआ, ओके। और 13 में फिर ये 13 में रिपोर्ट कर रही है। और आश्रम का रिकॉर्ड ये कह रहा है कि जो वो बाद उसने फिर से 1 साल बाद उसने अपनी बहन को वहां पर एडमिशन दिलाया। क्या ये पॉसिबल है? जब उसके साथ रेप हो गया था तो काहे को अपनी बहन को लेके आई थी, छोटी बहन को? ये आपको न्यायपालिका को, ये हमारे जो जुडिशियरी है, हमारे जुडिशियरी को इन बातों को समझना चाहिए, ठीक है ना।
लेकिन हमारा जुडिशरी भी पता नहीं इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है। संजय जी, मेरे को लगता है कि हम सबको एक साइड ऑफ स्टोरी पता है कि उन पे आरोप लगा, ठीक है जी। और यही मतलब फ्लडेड है न्यूज़ कि उन पे आरोप लगा, उन्होंने क्या जो भी किया, दुराचार किया, जो भी, इस चीज़ से अपना पूरा सोशल मीडिया सब फ्लडेड है जी कभी उसका काउंटर हम लोग को सुनने को मिला नहीं जी कि उनका क्या, आपका क्या पक्ष है, आसाराम जी का क्या पक्ष है, ठीक है जी। बस एज अ न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल होस्ट, न्यूट्रल ऑडियंस, जो भी बोलिए आप, जी। मैं जानना चाहूंगी आप लोगों पे भी तो पावर होगा कि आप लोग भी जो मीडिया में अपना ओपिनियन पुश करते हैं, अपनी बातें रखते हैं मीडिया में, जी क्योंकि मुझे पता है आजकल जो न्यूज़ चैनल से जो भी है वो सब मतलब ज़्यादातर न्यूज़ चैनल जो है खरीद लेते हैं लोग अपना ओपिनियन फ्लोट कराने के लिए, ठीक है, उसको ये करने के लिए। तो आप लोगों ने कभी क्यों नहीं ट्राई किया कि किसी न्यूज़ चैनल या फिर किसी मीडिया हाउस के माध्यम से अपनी बात रख के अपनी बात को आगे की जाए? आप लोगों ने क्यों नहीं ट्राई किया कभी? देखिए सर, इस विषय में सौरभ जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मतलब क्या आप लोग और ले लेना। ठीक है, आप लोगों की क्या फाइनेंशियल कैपेसिटी वैसी थी कि आप लोग कर सकते थे? आप लोग बिल्कुल, आप लोग बहुत वो है, इन्फ्लुएंसर लोग हैं इसमें जुड़े हुए आसाराम से। नो डाउट फाइनेंशियली आप जो बोल रहे हैं, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को। समस्या इस बात की है कि मान के चलिए ये चीज़, ये जो पुस्तक है, ये जो बिक चुकी है, अगर ये पुस्तक बिक चुकी है तो इसको दोबारा नहीं खरीदा जा सकता है। इस पुस्तक को दोबारा नहीं खरीदा जा सकता यदि ये पुस्तक एक बार बिक चुकी है तो। अब यदि मीडिया, तथाकथित मीडिया चैनल को किसी वर्ग विशेष के द्वारा खरीद लिया गया, ठीक है ना, अब आप कहें कि उसी वर्ग विशेष के द्वारा, चाय डाल दो थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। मैं वही कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर आप बात करते हैं कि मीडिया चैनल को फेवर में कर लेते, आपका कहना यही है ना कि मीडिया चैनल को हम फेवर करके हम अपने पक्ष को रखते। हाँ बिल्कुल, अपना पक्ष रखते हैं, अपना पक्ष रखते, हमने अपना पक्ष रखा है, हमने मीडिया चैनल को बोला है, लेकिन चूंकि मीडिया चैनल हमारी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है ना, क्योंकि मीडिया चैनल पहले ही बिक चुके हैं, पहले ही अपना पक्ष रख चुका है कॉन्स्पिरेसी नहीं तो करने वालों के लिए। एटलीस्ट प्लेटफॉर्म तो देते वो कि आप जाके बोलो, अपनी बात रखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मीडिया चैनल को खरीद के फिर अपना ही ओपिनियन, ये आपकी बात रखने के लिए हम लोग को दूसरा साइड भी तो पता चलता है कि यार इधर से ये है काउंटर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस आपके चैनल के माध्यम से एक बिल्कुल फैक्ट बात, बहुत ही सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ सर। ये ज्यादा ओपन हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं। इसको बंद करो, मैं ओपन करता हूँ। फिर एक आप बताइए। बात ओपन करता हूँ मैं, आप इसको बंद करो थोड़ा। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो गाइज, अभी आपने सुना कि हम संजय जी ने बोला कि कैमरा थोड़ा सा बंद करने के लिए, तो हमने पहले डिस्कस किया कि इन्होंने कुछ मुझे बात बताई, तो इन्होंने बोला कि कैमरे के सामने बोलना सही नहीं रहेगा, बट मैंने बोला कि यार हम कोई न्यूज़ चैनल वाले हैं नहीं, मैं क्या रॉ एडवेंचर कर रहा हूँ, ना ही मुझे पता है कि जिससे मैं मिल रहा हूँ किस पार्टी का है, किस पार्टी से बिलोंग करता है, मैं किस पार्टी का हूँ, हमारी क्या विचारधारा है। तो अपना तो यही पर्पस है कि बिल्कुल रॉ तरीके से आपको चीज़ें मैं दिखाऊँ जो है सामने प्रत्यक्ष रूप से। तो मैंने इनको बोला कि नहीं, आप जो मुझे अभी ऑफ कैमरा बता रहे हैं, आप ऑन कैमरा बोलिए उसको, जो सच है वो बोलने में क्या डर है। तो फिर बहुत कन्विंस करने पे राजी हो गए हैं। तो संजय जी आप बताइए, बेधड़क हो गए, ठीक है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज लोग हमसे सवाल करते हैं कि यदि आपके बापूजी निर्दोष हैं तो आप अपनी बात को जुडिशरी के सामने रखिए, अपनी बात को समाज के सामने रखिए। तो समाज के सामने तो हमने माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम रख ही रहे हैं अपनी बात को। लेकिन एक विशेष बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि लोग हमसे कहते हैं कि आज जो माहौल चल रहा है, आज जुडिशरी में जो माहौल चल रहा है, आज मीडिया में जो माहौल चल रहा है, आज हमारे समाज में जो माहौल चल रहा है कि लोग मीडिया को खरीद लेते हैं और किसी के विरोध में भी अगर उनको ट्रायल चलाना है तो वो चला देते हैं, तो आप भी मीडिया को खरीद लीजिए। तो उस पर हमारा जवाब ये है, हमने ये प्रयास किया भी, लेकिन हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो आइडियल हैं, हमारे बापूजी, उनको ये बात पता चली, उनके पास जब ये मैसेज पहुंचा कि हमारे शिष्यगण मीडिया चैनल को पैसा खर्च करके और हमारे फेवर में बुलवाना चाहते हैं, तो उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया, उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया कि यदि ऐसा कोई भी मेरा साधक, यदि सच्चा मेरा कोई शिष्य है तो भ्रष्टाचार करके मुझे बाहर नहीं निकलना है, मुझे
जो इस देश की न्याय व्यवस्था है, ये इस देश का न्याय तंत्र है, जो इस देश की न्याय प्रणाली है, उस न्याय प्रणाली के माध्यम से ही मैं आऊँगा। अदरवाइज मैं किसी को पैसा देके, मैं किसी जज को खरीद के, मैं किसी जुडिशरी को खरीद के बाहर नहीं आऊँगा। अगर तुम लोग ऐसा प्रयास करोगे भी, शिष्यों को बोला उन्होंने, तुम लोग ऐसा प्रयास करोगे भी तो मैं अन्न और जल छोड़ दूंगा, मैं समाधि ले लूँगा। ऐसा करके हम लोग शांत हो गए। जैसे ही बापूजी को पता चला हम लोग शांत हो गए। नहीं तो मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास ऐसे साधक लोग हैं, हमारे बापूजी के ऐसे शिष्य लोग हैं कि जज को क्या, जज के बीवी बच्चों को भी खरीद लेंगे भाई साहब। जज तो जज ही है, जज में जुडिशरी को खरीद लेंगे। ऐसे ही हमको कोई फाइनेंशियली हम लोग पुअर नहीं है। हमारे जो साधक भाई बहन लोग हैं इतने पावरफुल हैं कि वो जज को, जुडिशरी को खरीद सकते हैं और अपने फेवर में सब कुछ करा सकते हैं। एक और बहुत सीक्रेट बात आपको पब्लिश करना चाहता हूँ। सलमान खान जी जो एक हमारे देश के बॉलीवुड के स्टार हैं, मैं नहीं जानता कि जो हिरण का मामला चल रहा है उसमें वो दोषी हैं या निर्दोष हैं, मुझे नहीं पता पूरा केस। लेकिन वो जब जेल में गए, जेल में जब उनकी बापूजी से बात हुई तो बापूजी तो को, मतलब सलमान खान और बाबू एक ही मतलब जेल, एक ही बैरक में थे आसपास? जहाँ भी बातचीत हुई एक ही बैरक में थे। जहाँ भी बातचीत हुई उसी जेल में, जोधपुर जेल की बात है, उसी जेल में जब सलमान खान जी की बात हुई तो सलमान खान जी ने एज ए सिंपैथेटिक वे में बापूजी को बोला कि बापूजी आपकी उम्र हो रही है, वृद्धावस्था हो रही है और मैं निर्दोष हूँ या दोषी हूँ ये तो न्यायपालिका सिद्ध करेगी। मैं जिस रास्ते से अभी बाहर जा रहा हूँ आप भी उसी रास्ते से बाहर आ जाइए। बापूजी बोले नहीं, मैं न्याय प्रणाली, जो न्याय तंत्र है, हमारा देश का न्याय तंत्र है, मैं उसी रास्ते से वापस आऊँगा। आपने मुझे कहा, सहानुभूति दी, वो एक अलग बात है, लेकिन आपका अपना नज़रिया है और मेरा अपना नज़रिया है। भाई साहब तो यार देख लो, मतलब क्या उंगली किसी पे उठाया जाए, आप खुद समझदार है, आप लोग अपना ओपिनियन बनाओ। और यार अगर आपको लगता है इस कन्वर्सेशन में दम है, जेन्युइनिटी आपको दिखती है, तो इसको यार शेयर करो मैक्सिमम लोगों तक। इनके भी रिलेटिव हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हैं। आप लोग से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को उन तक शेयर कीजिए, उन तक ये बात पहुँचे। अब इससे आगे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बाकी आपका विवेक है, आप अपना ओपिनियन बनाओ। और थैंक कुछ यू। नहीं बोल सकते, कुछ बोल नहीं सकते इसके आगे, है ना संजय जी? सौरभ जी क्या बोले आज हम, मतलब देखो, मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से बात करूं। मुझे इस केस के बारे में बस इतना ही पता था कि उनके पे रेप केस लगे, रेप चार्ज लगा और उनको अंदर कर दिया गया। और उसके आगे ना मैंने कभी कोशिश की कि खोद के निकालूं क्या हुआ था, ना ही मेरा कभी ऐसा हुआ संयोग बना कि मैं किसी से बात करके जानूं। बट आज ये सब एक दूसरा साइड जो है इनका जान के मुझे बहुत पता नहीं, अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा दूसरे भी तरीके से सोचने की ज़रूरत है। और आप जैसे जितने भी लोग आते हैं सौरभ जी, हम लोग अपनी बात को रखते हैं, वो लोग इस बात को लेके सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा भी कुछ है, ऐसा भी कुछ है, ऐसा भी कुछ है, ऐसा बोल के और आश्चर्यचकित होते हैं कि देखो भाई आज इनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और इस उम्र में उनको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। एक अपने अस्तित्व के डर से, अपने अस्तित्व के बचाने के डर से, चाहे वो साधु। अब एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि आज का जो साधु समाज है, जिस साधु समाज के लिए आसाराम बापू ने सड़कों पे आकर धरने दिए, जिस साधु समाज के लिए बापूजी ने आके और अनशन किया, वही साधु समाज आज बापूजी के लिए एक शब्द नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? शायद इसीलिए पहले आज का, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज का साधु समाज जो हिंदुत्व की बात करता है, आज बागेश्वर महाराज यात्रा निकाल रहे हैं, आपको पता है? बागेश्वर धाम वाले महाराज ओरछा पहुंचे थे आज। बागेश्वर धाम से और ओरछा की यात्रा निकाली हिंदुत्व के लिए, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। मैं सभी संत समाज के, आपके चैनल के माध्यम से सभी संत समाज को यह आग्रह करना चाहता हूं कि पहले आप संत समाज तो एक हो जाइए। आप संत लोगों में ही पहले से विघटन है, आप संत लोगों में ही पहले से फूटन है। आज रामानंदी संप्रदाय जो राम जी को मानता है, आज शैव संप्रदाय जो शिव जी को मानता है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जबकि राम जी ने शिव जी का कभी विरोध नहीं किया, शिव जी ने राम जी का कभी विरोध नहीं किया। तो राम जी के फॉलोअर्स शिव जी के फॉलोअर्स
इतने विरोधाभासी क्यों हो रहे हैं आज? आज अखाड़ा परिषद के लोग हैं, अखाड़ा परिषद वाले एक दूसरे में उनके विचार नहीं मिल रहे हैं। आज हमारे देश के 4 शंकराचार्य हैं, आज चारों शंकराचार्य एक मत नहीं हो पा रहे हैं। पहले आप तो एक मत हो जाइए, फिर हम हिंदुओं को एक होने का संदेश दीजिए ना। और आज आसाराम बापू ने जो संतों के लिए, महात्माओं के लिए जो आवाज उठाई, जो रोड पे आए, जो अनशन की, आज वो जेल में है, आज वो परेशानी में है। तो आज किसी संत, कुछ संत महात्माओं को छोड़कर, जो वास्तव में महात्मा मानते हैं हम, उनको छोड़कर बाकी लोग मौन क्यों हैं? शंकराचार्य मौन क्यों हैं? बड़ी बड़ी व्यासपीठ है, मौन क्यों हैं? जबकि वो जानते हुए भी, ऐसे कई महात्माओं की मैं बात बता दूं, मैं क्लियर आपके चैनल पे कहना चाहता हूं। स्वामी अवधेशानंद जी महाराज हरिद्वार वाले हैं, उनसे जाकर हम मिले। उन्होंने बोला कि आसाराम बापू के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। उनने चूंकि धर्मांतरण करने से रोका है लोगों को, हिंदुओं को, इसलिए धर्मांतरण कंपनियां उनको फंसा रही हैं। तो हमने उनसे बोला कि सर आप कि महाराज जी आप बाइट दे दीजिए, ये बाइट हम आपकी समाज तक पहुंचाएंगे, समाज के लोगों को जागरूक करेंगे, आसाराम बापू जी की निर्दोषता के बारे में लोगों को बताएंगे। तो उन्होंने बाइट देने से मना कर दिया। वो बोले नहीं भाई, बाइट नहीं दे पाएंगे, सच्चाई ये है, पर हम बाइट नहीं दे पाएंगे। दिल में बापूजी के लिए निर्दोष, मेरे दिल में जो बात है कि बापूजी निर्दोष हैं, लेकिन मैं कह नहीं पाऊंगा उस बात को। बताइए, आज हमारा संत समाज भी इस बात को कहने से, सच्चाई को कहने से डर रहा है। क्यों डर रहा है? अपने अस्तित्व के भय से। आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए आप आसाराम बापू की सच्चाई को नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, आसाराम बापू ने तो अपने अस्तित्व की कभी चिंता नहीं करी। प्रज्ञा ठाकुर के लिए रोड पर आ गए, पीठाधीश्वर जयेंद्र सरस्वती जी के लिए रोड पर आ गए, कांची कामकोटी के पीठाधीश्वर जयेंद्र सरस्वती के लिए, नित्यानंद जी के लिए रोड पर आ गए, आपके कृपालु जी के महाराज के लिए उन्होंने अनशन किया। तो आज उन्होंने संतों के लिए रोड पर आ गए, अनशन की, उनके लिए आज किसी की आवाज नहीं निकल रही है। आज सारी बड़ी बड़ी व्यासपीठें मौन है, बड़े बड़े नेता मौन है। जो नेता व्यासपीठ पर आकर नाक रगड़ते थे, फॉलोअर, फैन फॉलोइंग, बापूजी की फैन फॉलोइंग के देख के नाक रगड़ते। नेता तो फैन फॉलोइंग देखता है ना, नेता तो भीड़ देखता है ना। नेता की जात ही यही होती है कि नेता भीड़ देखता है। तो बापूजी के पीछे करोड़ों की भीड़ थी, नेता नाक रगड़ते थे। तो आज नेता भी क्यों मौन है कि अच्छा चला गया आसाराम बापू अंदर, फॉलोइंग कम होगी, हमारा वोट बैंक खतरे में नहीं जाएगा। और अगर आसाराम बापू आज बाहर होते, 11 साल में आज कितना प्रचार हो जाता, आज 15 करोड़ से और कितने करोड़ हो जाते। नेताओं को ये भय था, इसलिए नेता भी आज मौन है, चुप है कि ठीक है, अच्छे हैं आसाराम बापू, जेल में बढ़िया रहने दो। सो गाइस देखो, ये एक बहुत ही कैंडिड इंटरव्यू था मेरा, और मेरा कोई प्लान नहीं था इधर आने का, बट कोइंसिडेंस बना और मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, कुछ अपना पॉइंट नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे जेन्युइनली इस केस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता है। तो मैं आपके बुद्धि विवेक पे छोड़ता हूँ ये बात कि आप ये पूरी कन्वर्सेशन सुन के अपना एक ओपिनियन बनाओ, और आप अपना एक ग्राउंड तैयार करो कि क्या सही है क्या गलत है।